नमस्कार। वीडियो 2 ये हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो पहला वीडियो था ना, उसी का आगे का हिस्सा है। वैसे इसको वीडियो नंबर 2 कहना चाहिए। पिछले वीडियो में कुछ पोर्शन आखिर का जो 1-2 मिनट का था, उसमें आवाज के कारण कुछ गलती हो गई थी, टेक्निकल फॉल्ट था, तो उसको मैं इस वीडियो में सही करके वापस रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक। ये मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट, और ये आप जानते होंगे MLT से जाने जाते हैं। M L यानी कि लेंथ, T यानी कि टाइम। और दूसरे जो होते हैं यूनिट्स, वो कहलाते हैं डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ये वो मात्रक हैं, ये वो यूनिट्स हैं जो इन मूल मात्रकों की सहायता से बनती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर दीज फंडामेंटल यूनिट्स। क्योंकि इनकी सहायता से बनती है ना, इसलिए नाम हो गया इसका व्युत्पन्न, यानी कि किसी और की सहायता से बनना। कैसे, देखिएगा। जैसे आप समझते हैं वेग की परिभाषा क्या होती है। वेग जो होता है ना, वेलोसिटी, वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, यानी कि विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। उसकी यूनिट क्या होती है, एल यानी कि लेंथ, सेंटीमीटर, मीटर, इस प्रकार से। और समय क्या होता है, टी, एल अपॉन टी हो गया। और एल अपॉन टी को हम एल टी की पावर -1 कह सकते हैं, क्योंकि जो 1 अपॉन टी होता है ना, वो टी रेस टू -1 होता है। तो ये जो एल टी रेस टू -1 है, यानी कि मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट किसकी है, वेलोसिटी की। किससे बनी है, एल और टी से। एल और टी क्या है, ये है फंडामेंटल यूनिट्स। इससे जो बनी है ये वेग की यूनिट, वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मात्रा, यानी कि डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह से त्वरण, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या होती है इसकी परिभाषा, वेग में परिवर्तन की दर, एक्सेलरेशन। और अगर वेग कम होता है तो बोलते रिटार्डेशन। त्वरण कह दो, मंदन कह दो, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। दर जब होता है ना, दर, रेट का मतलब इकाई समय में, मतलब इकाई समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऊपर आएगा वेग में परिवर्तन, नीचे आएगा समय। और वेग में परिवर्तन का मतलब वेग से ही होता है, वो L/T सी थी, और L अपॉन टी, तो L अपॉन टी स्क्वायर हो गया, तो LT की पावर -2 हो गया। ये हो गया यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, उसमें समय का भाग लगाया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे मान लीजिए बल की बात करते हैं, बल को कहते हैं इंग्लिश में फोर्स। फोर्स फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यानी कि द्रव्यमान इनटू त्वरण। अगर वेग बढ़ता है तो त्वरण, घटता है तो मंदन। तो त्वरण भी हो सकता है, पर हम सामान्य भाषा में इसको त्वरण ही लिखते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की क्या होती है, m, और त्वरण की क्या होती है, L अपॉन टी स्क्वायर। ये m इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि MLT की पावर -2। ये होती है इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास केजी होता है, एल मीटर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये है डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। और वो जो थे MLT, वो थे मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल। आगे और देखिएगा, मैंने और बनाए कार्य। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है, अभी बताया मैंने आपको, MLT की पावर -2। विस्थापन क्या होता है, एल, ये ML स्क्वायर टी की पावर -2 हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
संवेग यानी कि मोमेंटम, ये होता है द्रव्यमान मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है m, और वेलोसिटी क्या होती है LT-1, LT की पावर -1, ये हो गया MLT-1। इसकी यूनिट क्या होती है संवेग की, केजी मीटर पर सेकेंड। ये सब कुछ जो उदाहरण मैंने बताया आपको, ये हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट, जो कि मूल मात्रकों से बनती है, MLT से बनती है। अब देखिए अगला पॉइंट, बल यानी कि फोर्स। अब फोर्स की परिभाषा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने लायक 3 नंबर में। देखिए बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं, बल वह बाह्य युक्ति है, बाह्य युक्ति उसे बोलते हैं एजेंट। बल वह बाह्य युक्ति है जो किसी पिंड की दिशा एवं गति को बदलने का प्रयास करे। Force is that external agent which try to change direction and velocity of a body। यानी कि बॉडी की जो दिशा है और उसकी जो गति है उसको बदलने का प्रयास करे, उसको हम कहते हैं बल। याद रखिएगा हिंदी में, बल वह बाह्य युक्ति है जो किसी पिंड की दिशा एवं गति को बदलने का प्रयास करे। अगला, बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है एसआई यूनिट के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है न्यूटन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम आ सकता है ये वाला पोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ फोर्स? अब एक न्यूटन बल का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन फोर्स? तो एक न्यूटन बल का मतलब है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि वह बल जो 1 किलोग्राम सहती वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण या मंदन उत्पन्न कर दे, बल कहते हैं। 1 Newton force is that force which produces an acceleration or retardation of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन कहते हैं। पूछ सकते हैं आपसे कि भाई 1 न्यूटन बल किसके बराबर होता है? MCQ में आ सकता है, ये आंसर होगा 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अर्थात 1 न्यूटन बल वह बल है जो वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। आगे देखिएगा, मैंने कुछ बॉक्स बना के लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार से। 1 kg फोर्स और 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। हम किलोग्राम फोर्स को अगर बदले न्यूटन, किलोग्राम फोर्स भी तो बल ही होता है, और केजी वेट, किलोग्राम फोर्स कह दो या केजी वेट कह दो, वन एंड सेम थिंग। इसको अगर आपको चेंज करना है न्यूटन में तो क्या करेंगे? 9.81 से गुणा कर देंगे, यानी 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। कई बार इसको 9.8 भी लिख देते हैं, और आजकल तो कैलकुलेशन में कई बार रफली इसको 10 भी लिख देते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो वैल्यू है वो 9.81 है। तो ये बल के बारे में बात हो रही थी हमारी। आगे देखिएगा, ये सब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। देखो ये सिलेबस में आपको दे रखा है 1.4.2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एज ए वेक्टर एंड बाय बाउस नोटेशन। बाउस के संकेत को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, जैसे हमने ये एक्सिस बना रखी है, ये ओरिजिन है, इस पर एक फोर्स लग रहा है OA, वेक्टर की फॉर्म है। मैंने इस रेखा की लंबाई को बनाया 6 सेंटीमीटर, और ये कह दिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 न्यूटन को शो करता है। एक्चुअली आपसे कहा जाए कि 120 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कीजिए इन ए लाइन डायग्राम, रिप्रेजेंट 120 न्यूटन फोर्स ग्राफिकली। अब 120 न्यूटन फोर्स को कैसे करें? हम 120 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो खींच सकते नहीं यहाँ पे, तो हमने एक स्केल मान ली कि 20 न्यूटन फोर्स को हम 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो 120 न्यूटन के लिए कितना हो जाएगा? 26 या 120, 6 सेंटीमीटर।
हमने 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दी। अच्छा, आपको कहा जाएगा कि फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री पर कार्य कर रहा है। तो आप यहाँ से 25 डिग्री पर आप लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर और एरो लगा देंगे ओ ए, ये फोर्स हो गया। 6 सेंटीमीटर लंबाई का मतलब 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ है लाइन की तो वो 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो 6 सेंटीमीटर 20 इंटू 6 120 न्यूटन। तो जो बल हो गया वो 120 न्यूटन हो गया। 6 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 20, तो 6 सेंटीमीटर 20 इंटू 6 यानी कि 120 न्यूटन। अब बाउस नोटेशन, बाउ की संकेत, जो P1 फोर्स है वो देखिए हमने बताया P1 इज इक्वल टू, ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो अलग समझा दे मैंने, ये नई चीज है बिल्कुल। देखिए बाउस नोटेशन क्या होता है, अगर कोई फोर्स P1 है जिसको मैं वेक्टर ए बी द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो 20 न्यूटन है, तो उसको बाउस नोटेशन में ऐसे लिखेंगे। हमने ये जो वेक्टर का एरो है ना वाला, ये बना दिया, और ए बी में क्या करेंगे, ए ऊपर लिख देंगे, बी नीचे लिख देंगे, और ये लिख देंगे P1 बराबर 20 न्यूटन। जो फोर्स है ना 20 न्यूटन, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस फोर्स P1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और ए ऊपर और बी नीचे, ये कहलाते हैं बाउस नोटेशन। अगला, बल के लक्षण एवं प्रभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स। ये आपके सिलेबस में मेंशन है बहुत सारे। किसी भी बल को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित 4 लक्षण होते हैं, यानी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो होने पर ही किसी फोर्स को परफेक्टली हम डिफाइन कर पाएंगे। कौन कौन से देखिए आप। पहला, परिमाण, यानी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो पता होना चाहिए। दूसरा, क्रिया बिंदु, यानी वो फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तीसरा, क्रिया रेखा, केवल क्रिया बिंदु से क्या होता है, क्रिया रेखा क्या है। और आखिर में दिशा, यानी कि डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। अब जैसे देखिएगा, एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, 100 न्यूटन फोर्स बिंदु ओ पर क्षैतिज से 30 डिग्री पर ऊपर की ओर बाई दिशा में लग रहा है। देखो 100 न्यूटन का फोर्स, तो ये परिमाण आ गया। बिंदु ओ पर तो क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर की ओर, अब वो क्षैतिज से 30 डिग्री देखिएगा, हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर है और ये 30 डिग्री नीचे है, तो दिशा का बोध हो गया। लाइन ऑफ एक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और वो ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तब जाके पूरा डिफाइन होगा। 100 न्यूटन फोर्स बिंदु ओ पर क्षैतिज से 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर की ओर बाएं दिशा में लग रहा है, ऊपर की ओर है, यानी उसके ऊपर है और लेफ्ट की तरफ है। ये 4 बातें हो गई, 1 2 3 और 4, ये एंगल हो गया ऊपर की ओर, ये 4 बातें हो गई नहीं, एक और। अच्छा, यहाँ मैंने कह दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 न्यूटन फोर्स को मैं 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ और मुझे ये शो करना था 4 से 100 सेंटीमीटर 100 न्यूटन। अगर 25 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर है तो 100 के लिए कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने ओ ए रेखा बनाई 4 सेंटीमीटर, लिख दिया यहाँ पे 100 न्यूटन, क्योंकि मैं 25 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ। ये आपने फोर्स को कर दिया रिप्रेजेंट। अभी देखिएगा, ये तो ऊपर थी बाई तरफ, ये नीचे है बाई तरफ, ये ऊपर है दाई तरफ, और ये नीचे है दाई तरफ। ये देखो, ये भी बाएं है और ये भी बाएं है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, पर ऊपर है और ये नीचे है। ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ये दाएं यानी कि राइट अप, और ये राइट डाउन। इस तरह से हमने ये 4 बातें जब तक नहीं पूरी करेंगे तब तक कोई फोर्स पूरा डिफाइन नहीं होगा। अब बल के प्रभाव क्या होते हैं, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, बल के प्रभाव।
देखो पहला प्रभाव, पिंड की गति में परिवर्तन कर सकता है। जो बॉडी है ना उसकी वेलोसिटी में ये चेंज ला सकता है। दूसरा, पिंड को विराम अवस्था से गतिज अवस्था में अथवा गतिज अवस्था से विराम अवस्था में ला सकता है। और भाई कोई बॉडी अगर स्टिल है उसको मूवमेंट दे सकता है, या कोई बॉडी मूव हो रही है उसको स्टिल कर सकता है। यानी चलती हुई चीज को रोक सकता है और रुकी हुई चीज को चला सकता है, फोर्स का मीनिंग। तीसरा, पिंड के आकार और माप में परिवर्तन ला सकता है। जो बॉडी है ना उसके शेप एंड साइज में चेंज ला सकता है। कौन? फोर्स। चौथा, पिंड को घूर्णित कर सकता है, कैन रोटेट ए बॉडी। पांचवा, पिंड को साम्य अवस्था में ला सकता है, फोर्स कैन लीड टू ऑब्टेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फोर्सेस। पिंड के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उसमें साम्य अवस्था कैसे होगी वो भी लाई जा सकती है, बल्कि प्रभाव से। तो ये 5 बातें आप ध्यान रख लें। पिंड की गति में परिवर्तन कर सकता है, में चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, या टू चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। पिंड को विराम अवस्था से, हाँ, द स्टिल पोजिशन ऑफ बॉडी may be converted into dynamic position and dynamic position may be converted into static position। ये शेप एंड साइज के अंदर चेंज ला सकता है, ये रोटेट कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रख सकता है। इस तरह से 5 मैंने आपको बता दिए प्रभाव। और इस वीडियो का आखिरी बिंदु जो आपके सिलेबस में बताया गया है 1.5 समांतर चतुर्भुज का नियम। ये एग्जाम में आपके 3 नंबर में तो मिनिमम आ सकता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए मैंने 2 फोर्स बताया, एक पॉइंट ओ पर लग रहा है, एक पी और एक क्यू। इनके बीच में एंगल कितना? अल्फा। अल्फा इज एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। हमने क्या किया, ये जो फोर्स पी है इसके पैरेलल, देखिए इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी मैंने ओ ए, और इसके रेशियो में, जैसे मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स है और मैंने कह दिया 20 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दूंगा जो कि 100 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। और ये एंगल अल्फा आपको दे रखा होगा, तो मैंने एंगल अल्फा पे एक लाइन खींच दी, और उस लाइन की लंबाई कितनी होगी? इस क्यू फोर्स के बराबर। मान लीजिए क्यू दे रखा आपको 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, और आपने, या मान लीजिए 140 न्यूटन, और आपने 20 न्यूटन को कह रखा 1 सेंटीमीटर, तो 140 के लिए कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आप ये 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच देंगे होगी। अब आपके पास ओ ए है और ओ बी है एंगल के ऊपर। अब क्या करेंगे, बी से ओ ए की पैरेलल लाइन खींच देंगे। दिस लाइन बी सी इज पैरेलल टू ओ ए। और ओ बी है ना, ओ बी इसके पैरेलल ए से खींचेंगे, इसके पैरेलल ए से खींचेंगे। तो क्या होगा, एक आपने लाइन खींची बी से ओ ए की पैरेलल, एक खींची आपने ए से ओ बी की पैरेलल, आपस में मिल रही है सी पर। तो ये C1, ये सी हो गया ना, तो ये हो गया ओ ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब किसी भी पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल तो ये वाला है, एक डायगोनल ये वाला है। लेकिन हम किस डायगोनल को लेंगे? वो डायगोनल जो इन 2 पॉइंट्स, ये जो 2 लोड्स हैं P और Q, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हो। That diagonal which passes through the point of intersection of the given forces P and Q। ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है, ये P और Q के रिजल्टेंट को शो करेगा। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। इट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए मैं लिखा हुआ है कथन, स्टेटमेंट। यदि किसी बिंदु पर क्रियाशील 2 बलों को परिमाण एवं दिशा से किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न यानी संलग्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, when 2 forces P and Q may be represented by
two consecutive sides of a parallelogram by magnitude as well as direction. उनका परिणामी बल परिमाण और दिशा में, then their resultant force in magnitude and direction समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है. The resultant of P and Q will be given by that diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection of the two given forces, यानी कि O. ये diagonal जो है resultant को शो करेगा. And ये जो मैंने आपको बताया सारा, it is law of parallelogram, समांतर चतुर्भुज का नियम. अब अगला जो वीडियो होगा हमारा तीसरा, उसमें हम कुछ बेसिक बातें समझेंगे. इसी के आगे ये जो समांतर चतुर्भुज का नियम है ना, इसी को मध्य नजर मानते हुए खूब सारे काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.